Assemble. स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आप सभी मार्वल फैंस को 85th एनिवर्सरी मुबारक हो। मार्वल के 85 साल पूरे हो चुके हैं। तो आइए बात कर लेते हैं आज कुछ मार्वल के सुनहरे इतिहास के बारे में, कैसे ये कंपनी शुरू हुई थी और आगे फिर क्या हुआ 85 साल में। आइए बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करूँगा मैं, सिर्फ कंपनी कैसे शुरू हुई और कुछ इसके जो फेजेस थे उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो कंपनी की स्थापना, मार्वल की स्थापना की थी मार्टिन गुडमैन करके पब्लिशर थे। थैंक्स टू हिम 1939 में टाइमली कॉमिक्स करके इन्होंने शुरुआत की थी। और मार्वल में अपीयर होने वाले फर्स्ट कैरेक्टर्स थे द ह्यूमन टॉर्च, जो कि फैंटास्टिक फोर के किरदार है और जिनको बनाया था कार्ल ब्यूगोस ने। और नेमोर द सबमरीनर करके एक कैरेक्टर है जिनको आपने ब्लैक पैंथर 2 में देखा होगा रिसेंटली, जिनको बिल एवरेट करके आर्टिस्ट है उन्होंने बनाया था। तो इन दो किरदारों से पहली इशू की शुरुआत हुई थी। और इसके पहले एडिटर थे जो साइमन और साथ में आर्टिस्ट होते थे जैक कर्बी। तो जो साइमन मार्वल के पहले एडिटर थे और जैक कर्बी भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सिर्फ मार्वल में ही नहीं, इनका बहुत योगदान है डीसी कॉमिक्स में भी। जी हाँ, तो उस समय 1939 में जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी तो डीसी कॉमिक्स ऑलरेडी मार्केट लीडर हुआ करते थे। और उसके कंपटीशन में उसकी सक्सेस को देखते हुए मार्टिन गुडमैन ने ये सोचा था कि मार्वल कॉमिक्स को बनाना चाहिए करके। तो 1939 में जो साइमन ने अपने रिश्तेदार थे उनके एक 16 साल के स्टैनली लाइबर करके उनको उन्होंने एडिटर बनाया। जी हाँ, स्टैनली लाइबर वही हैं जिन्हें हम बहुत प्यार और आदर से आज स्टैन ली के नाम से हम सब जानते हैं उनको। तो स्टैनली का असली नाम जो है वो है स्टैनली लाइबर। तो उन्हीं के कज़न जो साइमन, जो कि मार्वल के पहले एडिटर थे, उनको लगा कि स्टैनली के पास टैलेंट है और वो अपनी पोस्ट से हटना चाहते थे। तो वो अपनी पोस्ट वो स्टैनली को सौंप कर वो मार्वल से हट गए। और स्टैनली ने फिर 1939 से 41 तक काम किया और फिर 3 साल उन्होंने ब्रेक लिया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान खुद स्टैनली को भी मिलिट्री में अमेरिका की मिलिट्री में भाग लेना था, जंग में भाग लेना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपने एडिटर का पोस्ट नहीं संभाल पाए। उसके बाद 1941 से हिस्ट्री है। फिर स्टैनली ने काफ़ी सालों तक मार्वल कॉमिक्स को लेकर वो आगे बढ़े। तो सुपर हीरोज़ के दौर में इसी दौरान उन्होंने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन और ये सब कैरेक्टर्स को इन्होंने ईजाद किया। और तब से सुपर हीरो कॉमिक्स की सेल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डीसी और मार्वल दोनों की ही बहुत ज़्यादा होती थी। 1951 में वॉर ख़त्म होने के बाद सुपर हीरोज़ कॉमिक्स और ऐसी स्टोरीज़ का डिमांड अमेरिका में कम होता दिखाई दिया, जिसके चलते 1951 में टाइमली कॉमिक्स का नाम चेंज करके एटलस कॉमिक्स कर दिया गया। और इसमें एटलस कॉमिक्स में सिर्फ सुपर हीरो की स्टोरीज़ नहीं, दूसरी फैंटेसी और हॉरर और मिस्ट्री और आपका हो गया वेस्टर्न, ये सारी स्टोरीज़ भी इन लोगों ने ऐड करनी शुरू कर दी अपने रेगुलर कॉमिक्स मार्वल कॉमिक्स के अलावा। मार्वल कॉमिक्स को पार्ट बना दिया गया एटलस कॉमिक्स का। और ऐसे ही चलते चलते अभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेस इनको नहीं मिली थी। ज़्यादातर जो टारगेट ऑडियंस थी वो बच्चों से लेकर 14-15 साल तक के बच्चों तक ही थी, सीमित थी। 1961 में फिर स्टैनली ने फैसला किया कि कॉमिक्स सिर्फ बच्चों के लिए या फिर छोटे एज ग्रुप के लोगों के लिए नहीं, वो हर एज ग्रुप के लिए कॉमिक्स बनाएंगे करके उन्होंने फैसला लिया। और इसी के साथ उन्होंने बनाए जैक कर्बी के साथ मिलकर, आर्टिस्ट जैक कर्बी जी के साथ मिलकर उन्होंने स्थापना की फैंटास्टिक फोर की, जो कि मार्वल की फर्स्ट फैमिली कहलाती है अक्सर। और जी हाँ, वही फैंटास्टिक फोर जिनकी पहले भी 2 मूवीज़ आ चुकी हैं, 2-3 मूवीज़ आ चुकी हैं। और 2025 में भी इनकी मूवी बनाने का, 25 या 26 में इनकी एक और मूवी आने वाली है। तो इसी मार्वल की शुरुआत, मार्वल का जो एक्सीलेंस जो बढ़ाया गया वो 1961 से शुरू हुआ और तब से मार्वल का नाम पूरे तरह से मार्वल पड़ा। और इसके बाद स्टीव डिट्को करके आर्टिस्ट हैं, उनके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज और जी हाँ दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की स्थापना की गई। और इसके बाद आप सभी जानते हैं कि मार्वल का नाम ही चल पड़ा। 1970s में फिर जैक कर्बी और स्टैनली की हिट जोड़ी का अंत हुआ। जी हाँ, थॉर रैग्नारॉक लिखते समय, थॉर रैग्नारॉक आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, 2017 में आई थी। जब ये ओरिजिनल स्टोरी लिखी जा रही थी तब स्टैनली और जैक कर्बी जी में इसकी एंडिंग्स को लेकर डिफरेंसेस हुए, जिसकी वजह से फिर जैक कर्बी डीसी कॉमिक्स के लिए काम करने चले गए। और वहाँ पर उन्होंने न्यू गॉड्स करके कैरेक्टर्स बनाए, जिसमें से एक कैरेक्टर है डार्क साइड करके, जो कि जस्टिस लीग में आपको विलन के रूप में दिखे होंगे। और डार्क साइड की खास बात यह है, 1960s की एक और ख़ास बात यह है, फैंटास्टिक फोर से पहले तब तक डीसी कॉमिक्स जस्टिस लीग की स्थापना कर चुकी थी, यानी बैटमैन, सुपरमैन, ये सब तो पुराने कैरेक्टर्स थे। वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न, फ्लैश जैसे अमेजिंग कैरेक्टर्स को भी तब तक डीसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया था और उन्होंने उनकी टीम अप भी करा दी थी। मार्वल में ये काम 61 में हुआ, जबकि डीसी ये काम कर चुकी थी। तो इसी बात पर काफ़ी तगड़े कंपटीशन इन्होंने एक दूसरे को दिए 60s के दौरान। और 1970s में फिर जैसे मैंने बताया रैग्नारॉक को लेकर इन लोगों की जोड़ी टूट गई और वो जैक कर्बी वहाँ डीसी में चले गए। फिर कुछ साल डीसी में काम करने के बाद, जी हाँ, जैक कर्बी, आज काफ़ी लोग सिर्फ स्टैनली जी को जानते हैं, लेकिन जैक कर्बी और स्टीव डिट्को का भी मार्वल को फैलाने में और उसके शुरुआती दौर में उनका तीनों का सभी का बराबर का अधिकार है। जी हाँ, स्टैनली ने लीड किया है, बट तीनों का क्रेडिट है जो आज हम मार्वल की कंटेंट देखते हैं और उनकी स्टोरीज़ पढ़ते हैं। तो 1976 में फिर जैक कर्बी से उन्होंने दोस्ती वापस से की स्टैनली ने, और उनको वापस लेकर के वो आए और फिर ज़बरदस्त उनकी जोड़ी निकल पड़ी। काफ़ी साल उन्होंने साथ काम किया
और मार्वल की सक्सेस यूँ ही चलती रही। 1980s में फिर थोड़ा सा गिराव आया, तो 1989 में रेवलॉन कंपनी, जिनका आपने नाम सुना होगा, जो कॉस्मेटिक्स और हेयर कलर वगैरह बनाते हैं, उनको फिर मार्वल कॉमिक्स ने अपना ग्रुप बेच दिया। जी हाँ, इसके बाद 90s में कार्टून्स वगैरह शुरू हो गए। ये तो काफ़ी सक्सेसफुल हुए, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो कॉमिक जो लोग ख़रीद कर पढ़ते थे उसमें गिरावट आने लगी, जिसकी तरफ से फिर उनको 1996 में मार्वल की बैंक्रप्सी हो गई। जी हाँ, 1996 में ऐसा भी दौर आया था, आज कोई इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन 1996 में मार्वल को बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी, जिसके चलते टॉय बिज़ करके एक कंपनी होती थी, उन्होंने मार्वल को खरीद लिया और फिर काफ़ी साल वही मार्वल को चलाते रहे। स्टैनली को ही प्रेसिडेंट रखा गया, क्योंकि स्टैनली शुरू से ही लीड करते आ रहे थे। इस दौरान 1980s में आई थिंक जैक कर्बी साहब का देहांत हो गया, और फिर उसके बाद से सोलो जर्नी चल रही है। तब तक 1980s में, लेट 70s में एक्समैन और बाकी अन्य किरदार जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, धीरे धीरे करके अब तक सारे हल्क वगैरह सब कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे मार्वल में। तो ज़बरदस्त फिर ये चलने लगी 2009 में, अगस्त 31, जी हाँ, अगस्त 31 को 2009 में आज के दिन डिज़नी ने $4 बिलियन देकर फिर टॉय बिज़ से मार्वल को पूरी तरीके से उन्होंने ख़रीद लिया। जी हाँ, पहली आयरन मैन आने के बाद डिज़नी को लगा कि इसमें वर्थ है, और फिर उन्होंने ख़रीद लिया। और जैसे फिर आप जानते हैं, हम उस MCU के फेस को, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्थापना हुई, और आज सारी दुनिया उसको देखती है। तो ये है मार्वल का इतिहास। बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही छोटा-छोटा मैंने बताया है। तो 85 साल पूरे हो गए हैं मार्वल के, देख के खुशी होती है। हम खुद कई सालों से, दशकों से इसको फॉलो करते आ रहे हैं, और आज जिस तरह से ये फैला हुआ है, तो आम जनता में भी ये फैल चुका है। अगर 20-25 साल पहले भी आप देखें, तो कॉमिक्स और इस तरह की मूवीज़ के फ़ैन्स जो होते थे, सेलेक्टेड फ़ैन्स होते थे, हर कोई इस तरह की मूवीज़ नहीं देखता था। लेकिन मार्वल को तो क्रेडिट है, DC को भी क्रेडिट है, स्टैनली, स्टीव डिट्को, जैक कर्बी, ये सारे लेजेंड्स को हमारा सलाम है। तो देखते हैं कहाँ तक ये सफ़र चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं मार्वल इसी तरह अच्छा चलता रहे, और वापस जैसे वो अच्छी मूवीज़ बना रहे थे एक टाइम पर, वो फिर से अच्छे मूवीज़ बनाने लगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मार्वल के 85 या 85 जो कहते हैं 85th एनिवर्सरी, आप सभी को उसकी बधाई हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।